Hello, everybody, and welcome to my YouTube channel. My name is Sunando Devnath. In this video, I'm going to discuss a very important concept of class 10 physics. The concept is about conservation of mechanical energy for a freely falling body. This is a very important concept because almost every year, or maybe every alternate years, you have a question. You have a question on this topic. You have numericals on this topic, as well as you have a theoretical verification, which you call derivation of this particular topic. So let us go into the depth of this topic. Topic कहता है conservation of mechanical energy. You should understand what is mechanical energy. So mechanical energy के दो forms होते हैं. Okay, most of you know it. Mechanical energy दो तरह के तो होते हैं. हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है. पोटेंशियल एनर्जी होता है एंड काइनेटिक एनर्जी होता है, राइट? सो मैकेनिकल एनर्जी जब हम बोलते हैं, आई मीन दो तरह की एनर्जी, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, दोनों मिलके द सम, दोनों मिलके हम बोलते हैं कि बॉडी में इतना मैकेनिकल एनर्जी है. फॉर एग्जांपल किसी बॉडी में अगर पोटेंशियल एनर्जी है 20 जूल्स और काइनेटिक एनर्जी भी है उसमें 30 जूल्स, तो हम कहेंगे उसमें मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, हम कहेंगे उसमें 50 जूल्स की मैकेनिकल एनर्जी है, मींस टोटल एनर्जी है. सो मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. ये चीज तो क्लियर हो गया. उसके बाद हम आएंगे ये वर्ड की तरफ, फ्रीली फॉलिंग बॉडी. फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब क्या है? कोई भी बॉडी अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है. what do I mean by this? Suppose there is a ball falling. This is the ball, okay, and this is the ground. The ball is falling from some height towards the ground. ग्राउंड की तरफ गिर रहा है. बट अगर हम ऐसे ही नॉर्मली अपने छत पे जाके एक बॉल को गिराए तो क्या उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, अर्थ उसे खींच रहा है? क्या दिस इज द ओनली फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन द बॉल? नो, देयर इज एयर अराउंड. आसपास तो पूरा एयर है चारों तरफ. द एयर इज ऑफरिंग फ्रिक्शन, द एयर इज ऑफरिंग रेजिस्टिव फोर्स ऑन दिस बॉल. सो ऐसा हम नहीं कह सकते कि देयर इज ओनली वन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल. ग्रेविटी तो एक्ट कर रहा है, साथ साथ एयर का रेजिस्टेंस भी एक्ट कर रहा है. सो दैट इज नॉट अ केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी. A freely falling body means the body is falling in vacuum. Vacuum का मतलब क्या होता है? Vacuum is a space where there is no air, no water, nothing, no matter around. कुछ नहीं है. तो जहाँ पे हवा नहीं है, पानी नहीं है, वहां पर अगर एक बॉल गिर रहा है, मीन्स वैक्यूम में गिर रहा है, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है. And that body can be treated as a freely falling body. So हम उस बॉडी की बात करेंगे. तो वैसे बॉडी में, फ्रीली फॉलिंग बॉडी में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है. कंजर्व्ड का मतलब होता है कि मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होती है. जब वो कहीं पे भी है, एकदम हाईएस्ट हाइट पे है, बॉल जब गिर रहा है तो अपने हाईएस्ट हाइट पर हो, चाहे वो अपने जर्नी के किसी भी बीच पॉइंट पर क्यों ना हो, जब वो गिर रहा है, तो मैं ये वाला पॉइंट कंसिडर कर लिया, या फिर जैसे उसने ग्राउंड को टच किया, आकर ग्राउंड को टच किया गिरते गिरते, तो मैं ये तीनों पोजीशन या किसी भी पोजीशन में, बीच में कोई भी पोजीशन में ले लूं, कहीं पे भी, एनीवेयर, अगर मैं किसी भी पोजीशन पर बॉल में कितना मैकेनिकल एनर्जी है मैं मेजर करूं, तो मुझे वो कांस्टेंट एक फिक्स्ड वैल्यू ही मिलेगा. अगर हाईएस्ट हाइट पर मैं देखूं कि मैकेनिकल एनर्जी 100 जूल्स है, तो इस पॉइंट पे भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी 100 जूल्स ही होगी. इस पॉइंट पे भी मैकेनिकल एनर्जी इस बॉल की 100 जूल्स ही होगी. इस पे भी 100 जूल्स ही होगी. और जैसे उसने ग्राउंड को टच किया, ग्राउंड को आके जिस मुहूर्त में, जिस क्षण में आके उसने ग्राउंड को जस्ट टच किया, उस समय भी अगर हम मैकेनिकल एनर्जी देखें तो वो भी 100 जूल्स ही होगी. ये हम प्रूव करेंगे. दिस इज द आवर एम. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव. And this is known as conservation of mechanical energy. देख रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है, वो हर एक पॉइंट पे उसकी वैल्यू कंजर्व्ड है, मींस फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है. ठीक है, फॉर डिफरेंट वैल्यूज, फॉर डिफरेंट बॉडीज
and for different bodies at different heights you will have a different mechanical energy, but no matter what mechanical energy it is, जब वो गिर रहा है तो वो उसके किसी भी पॉइंट ऑफ जर्नी पे वो मैकेनिकल एनर्जी सेम ही रहेगी, ठीक है। सो हम इसे अब प्रूव करने वाले हैं। प्रूव करने के पहले मैं कुछ चीजों को डिस्कस करना चाहता हूँ, लाइक दिस इज कंसिडर दिस इज अ बॉडी, दिस इज द ग्राउंड, ऑलराइट, this is the body, this is the ground. Now suppose this body has a mass, कुछ भी mass है, let us not talk about the mass right now. Suppose it is at some height above the ground, ठीक है, ये तो हम मान सकते हैं, suppose उसकी height है 10 meters मान लेते हैं, okay, so this body is at some height above the ground. Now this body, this is the position A of the body, अभी वो गिर नहीं रहा है, understand it, it is the body being held, अभी उसे हम होल्ड करके, मान लो हाथ से हम पकड़े हुए हैं जमीन से कुछ हाइट पर, बॉल को हम पकड़े हुए हैं हाथ से, बॉल गिर नहीं रही है, अंडरस्टैंड, बॉल इज नॉट फॉलिंग राइट नाउ, बॉल इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, अभी बॉल रेस्ट की पोजीशन में है एंड इट इज नॉट इन द पोजीशन, नॉट इन द स्टेट ऑफ मोशन, बट इट इज एट सम हाइट अबव द ग्राउंड। तो कैन यू टेल मी व्हिच एनर्जी इट इज पोजेसिंग एट दिस मोमेंट, इसमें कौन सी एनर्जी सिर्फ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, isn't it? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, इट इज mgh होता है ना, mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी मास पे डिपेंड करता है, इस बॉडी के मास पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पर डिपेंड करता है, एंड h क्या है, h ये हाइट है, द हाइट अबव द ग्राउंड, वो जमीन से कितने हाइट पर है उस पर भी डिपेंड करता है, तो ऑब्वियसली ये जमीन से कुछ हाइट पर है, यानी mgh अगर हम करेंगे, इसका मास फिर एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी और ये हाइट जो है, ये हाइट को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड इन दिस बॉल। तो मान लेते हैं कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं कि 100 जूल्स है, for the time being let us consider that the body has a potential energy of 100 joules. Now what about the kinetic energy present in the ball? What about the kinetic energy present in the ball? So kinetic energy present in the ball, you know, depends on what, kinetic energy का फॉर्मूला क्या होता है, half mv square, means product of this half, then mass and v square, v is the speed of the body, velocity of the body, उसका square। तो बॉडी तो मैंने कहा कि अभी वो रेस्ट में है, मैंने तो शुरुआत में बोल दिया था कि एट पोजीशन ए द बॉडी इज एट रेस्ट, तो अगर वो रेस्ट में है उसमें क्या स्पीड होगी, कुछ भी स्पीड नहीं है, स्पीड इज जीरो। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी मेजर करें, हाफ इनटू मास, मास मान लो कोई भी कुछ भी वैल्यू है मास का, एंड वेलोसिटी मीन जीरो स्क्वायर, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद जीरो विल गिव यू जीरो, सो काइनेटिक एनर्जी फॉर अ बॉडी एट रेस्ट इज 0 जूल्स। इसमें कुछ भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है क्योंकि बॉडी रेस्ट में है, जब कोई भी बॉडी मोशन में नहीं होती है, रेस्ट में होती है, उसमें काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है क्योंकि उसका v का वैल्यू जीरो है, तो हाफ mv स्क्वायर करेंगे तो वो जीरो हो जाता है। तो ये तो पोजीशन ए की बात है। अगर मैं बोलूं पोजीशन ए में टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, जिसे हम टोटल एनर्जी भी बोलते हैं कई बार, टोटल एनर्जी कितनी है, तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हम ऐड करेंगे, हम इस 100 प्लस 0 को ऐड करेंगे तो 100 जूल्स आ जाएगा, करेक्ट। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पोजीशन ए इज 100 जूल्स and which is equal to, ये 100 joules of total energy है, which is equal to potential energy at the highest height, देख लेना दोनों इक्वल है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जब बॉडी एकदम सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर है, जहां से मैं बॉडी को गिरा रहा हूँ, उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की जितनी वैल्यू है, टोटल एनर्जी की भी उतनी ही वैल्यू है। ये एक ऑब्जर्व करने वाली बात है, ठीक है। नाउ दिस बॉडी इज फॉलिंग, अब बॉडी को मैंने छोड़ दिया, अब मैंने क्या किया, बॉडी को ड्रॉप कर दिया बिना कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाए, मैंने कोई झटका देके बॉडी को नहीं गिराया, जस्ट छोड़ दिया, तो बॉडी गिर रही है, इसे ही फ्री फॉल कहते हैं। अगर मैं फोर्स देके गिराऊं, एक झटका देके गिराऊं, तो फिर वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी नहीं होगी, मैंने एक्सटर्नल फोर्स नहीं देनी है, वो बॉडी अपने आप गिरेगा ग्रेविटी के पुल की वजह से, मैंने बस ड्रॉप कर दिया, मतलब उसे जस्ट छोड़ दिया, तो बॉडी गिर रही है, मान लेते हैं बॉडी अभी इस पोजीशन पे है, गिरते गिरते, ठीक है। सो दिस, लेट दिस पोजीशन बी पोजीशन बी, this is again not a different body, not a different ball, this is the same ball, ये वही बॉल है, the ball is falling। तो मैंने इस पॉइंट को कंसिडर कर लिया जब बॉडी गिर रही है, तो अब जब बॉडी गिर रही है, बॉडी मोशन में है, बॉडी मोशन में है, अंडरस्टैंड,
मैं जो भी बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, बॉडी मोशन में है, दैट मींस एट पोजीशन बी द बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। अच्छा, लेकिन इस दौरान इस पोजीशन पर उसकी कुछ ना कुछ जमीन से हाइट भी है, यू कैन सी दिस हाइट, लेट इट बी h डैश, whatever it is, it may be 7 meters, it may be 6 meters, कुछ ना कुछ हाइट तो जरूर है ना, it may be 5 meters, क्योंकि अभी वो जमीन को टच नहीं किया हुआ है, जमीन से कुछ हाइट पर अभी भी है और वो मोशन में भी है। ओके, नाउ इफ वी से इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, क्या कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी भी? यस होगी। क्यों पोटेंशियल एनर्जी होगी? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट अबव द ग्राउंड। हाइट अबव द ग्राउंड तो है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन ऑब्वियसली 100 जूल्स जो शुरुआत में था उससे कम होगी। कम होगी कि नहीं होगी? अगर हाइट डिक्रीज कर जाए, एम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, तो h का वैल्यू अगर डिक्रीज कर जाए तो पूरा पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी और h दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पहले हाइट 10 मीटर था, देख लो फिगर में बनाया हुआ है, अभी मान लेते हैं कि हाइट 6 मीटर हो गया है, ये हाइट, क्योंकि बॉडी ने 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, ऊपर से 4 मीटर गिर गया, तो नीचे अभी 6 मीटर की जर्नी बाकी है, तो हाइट अबव द ग्राउंड अभी 6 मीटर है, तो हाइट अबव द ग्राउंड डिक्रीज हो गया, सो पोटेंशियल एनर्जी भी ऑब्वियसली अभी 100 जूल से कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज कर गया है। नाउ हाउ मच इज द पोटेंशियल एनर्जी? लेट अस कंसीडर कि अभी पोटेंशियल एनर्जी है 30 जूल्स, मान लेते हैं इतना कम होगा, फॉर द लेट अस अज्यूम कि पोटेंशियल एनर्जी हो गई 30 जूल्स, तो पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल से 30 जूल बन गई, तो बाकी का जो 70 जूल्स कहां गया? Where is the 70 joule gone? Are you understanding my question? When I'm saying potential energy जो 100 जूल था वो बन गया है 30 जूल्स, मतलब कि 70 जूल्स ऑफ एनर्जी का हिसाब किताब कहाँ है, वो कहाँ गया? वो तो एनर्जी को तुम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो कहाँ गया? डिस्ट्रॉय तो नहीं हो सकता, एनर्जी सिर्फ कन्वर्ट हो सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। So energy cannot be created, cannot be destroyed. It can only change its form from one form to the other form. तो वो जरूर किसी और फॉर्म में चेंज हो गया है। Yes, हुआ है किस फॉर्म में? अब ये देखो, ये बॉडी मोशन में है ना, तो बॉडी में तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी, क्योंकि बॉडी में तो अभी वेलोसिटी है, बॉडी गिर रही है। ये जो रिमेनिंग 70 जूल्स है, जो पोटेंशियल एनर्जी से जब वो 100 जूल से 30 जूल बना पोटेंशियल एनर्जी, तो बाकी का जो 70 जूल है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। किसमें कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी में। सो आई कैन राइट दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी 70 जूल्स। यहाँ पे भी अगर हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालें या टोटल एनर्जी निकालें, चलो मैं मैकेनिकल एनर्जी वर्ड को यूज कर रहा हूँ, तो मैं मैकेनिकल एनर्जी ही लिखता हूँ। अगर हम मैकेनिकल एनर्जी को कैलकुलेट करें तो इट इज अगेन 30 प्लस 70 इज 100 जूल ओनली। देखो देखो देखो, इक्वल आया ना? मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम मैकेनिकल एनर्जी को कैलकुलेट करें, टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करें, उसका वैल्यू फिक्स्ड ही रहेगा, ऐसा होगा। ये कॉन्सेप्ट है, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसको प्रूव नहीं कर रहा हूँ, अभी प्रूव मैं करूंगा अभी इसी वीडियो में। अच्छा, अभी ये इस पोजीशन की मैं बात करता हूँ, बॉडी आके जमीन को जस्ट टच किया, अंडरस्टैंड, जमीन को जस्ट टच किया है, लेकिन अभी भी वो रेस्ट में नहीं आया है, कुछ देर बाद तो आ ही जाएगा। जमीन को टच करने के बाद वो रेस्ट नहीं आएगा, लेकिन मैं किस क्षण की बात कर रहा हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट दैट वेरी मोमेंट वेयर द बॉडी हैज जस्ट हिट द ग्राउंड बट स्टिल हैज द वेलोसिटी, still has some velocity. Are you getting my point? Body has just, it is that very instant, it's a very small instant of time where the body has just touched the ground but is still having some velocity. It is not in the state of rest now, still अभी भी वो रेस्ट में नहीं आया। तो ये पोजीशन सी है, उस पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस पोजीशन में बॉडी जब रेस्ट में नहीं आया है, अभी भी उसमें कुछ मोशन, कुछ वेलोसिटी है, क्योंकि उसने जस्ट ग्राउंड को टच किया है, तब काइनेटिक एनर्जी की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी, क्योंकि v है, v का वैल्यू मींस वेलोसिटी का वैल्यू है। लेकिन हाइट अबव द ग्राउंड कितना है? अभी बॉडी में जब ग्राउंड को टच कर किया हुआ है, तो हाइट अबव द ग्राउंड तो 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी हैज बिकम 0 जूल नाउ, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। ये h अगर 0 हो गया तो पूरा पोटेंशियल एनर्जी बिकम 0, बिकॉज m into g into 0 is 0, तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 जूल है। तो ये ऊपर से अगर देखें तो ये शुरुआत में 100 जूल पोटेंशियल एनर्जी था, वो 100 जूल अभी बन गया 0 जूल, मतलब कि पूरा का पूरा 100 जूल खत्म हो गया,
खत्म नहीं हुआ, वो पूरा का पूरा 100 जूल बन गया 0 जूल। तो वो 100 जूल गया कहाँ? वो 100 जूल अब कन्वर्ट पूरी तरह से हो गया है काइनेटिक एनर्जी में। एंड व्हेन इट इज इन दिस पोजीशन द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज 100 जूल। If you see, this entire potential energy got converted into kinetic energy. मतलब कि कोई बॉडी अगर गिरती है ऊपर से नीचे तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी जितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, जब उसने ग्राउंड को टच किया हुआ है, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी उसकी ग्राउंड पर होती है, उसकी उस पोजीशन पे होती है जब उसने जस्ट ग्राउंड को टच किया हुआ है। ऑब्जर्व, हाईएस्ट पॉइंट पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी है और इन द लोएस्ट पॉइंट पर उतनी ही काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी इस केस में भी 100 जूल ही है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी हम अगर करें तो इस स्थिति में भी 0 + 100 इज 100 जूल। तो यहाँ पे भी 100 जूल ही आएगा। ऑल द थ्री वैल्यूज आर सेम। एक चीज हम कह सकते हैं, अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन वी आर गोइंग टू मेक, कि अगर मुझे कोई बोल दे व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी पोजीशन में अगर मैं बोलूं कि बॉडी का टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी का मतलब ही मैं बोल रहा हूँ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। सो टोटल एनर्जी बोलूं या मैकेनिकल एनर्जी बोलूं, वो कितना है? वो है हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे मतलब जिस हाइट से मैं उसे गिरा रहा हूँ, दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट। उस पॉइंट पे जितना पोटेंशियल एनर्जी है उतना। सो टोटल एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द हाईएस्ट पॉइंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। या फिर मैं ये भी कर सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी एट द लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट का मतलब जब उसने ग्राउंड को टच किया हुआ है, उस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस उधर भी वो 100 जूल से काइनेटिक एनर्जी। या तो मैं कहूँ काइनेटिक एनर्जी एट द लोएस्ट पॉइंट। सो ये चीज हम अभी प्रूव करने वाले हैं। और ये जो डेरिवेशन हम करने वाले हैं अभी, प्रूफ मतलब डेरिवेशन करने वाले हैं, ये बोर्ड्स में बहुत बार पूछा जाता है, बोर्ड्स में पूछा जाता है। इफ यू ओपन द प्रीवियस इयर्स क्वेश्चंस यू विल सी दैट मेनी टाइम्स दे हैव आस्क्ड दिस डेरिवेशन, जो मैं अभी करने वाला हूँ। अभी मैंने डेरिवेशन नहीं किया, अभी जस्ट मैं कंसेप्ट को समझाया कि ऐसा 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 होता है। जब हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो हम ये मीन करते हैं, ये है पिक्चर जिसे हम मीन करते हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव व्हाटएवर आई सेड। सो इसका हेडिंग दो theoretical verification of k plus u is equal to constant for a freely falling body, for a freely falling body. ठीक है। Now what is this k? K is kinetic energy. What is this u? U is potential energy. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को हम u से डिनोट करते हैं। ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसकी हम बात कर रहे हैं, mgh। तो उसे हम u से डिनोट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को k से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि हमें थियोरेटिकली वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? कि k प्लस u मीन्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है मैकेनिकल एनर्जी, वो कांस्टेंट होनी चाहिए, वो हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होनी चाहिए, जिसको मैंने अभी समझाया। किसके लिए? फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए। यह हम प्रूव करने वाले हैं। तो वो मैं फिगर बनाता हूँ सबसे पहले। तो ये है बॉडी, पोजीशन ए पर है, और ये बॉडी जमीन से कुछ हाइट पर है। तो मैं अभी ग्राउंड भी बनाऊंगा, तुम लोग भी मेरे साथ साथ बनाओ। दिस इज द ग्राउंड, और ये ग्राउंड से इसकी हाइट मान लेते हैं h हाइट है, h। ठीक है, अब बॉडी गिर रही है, गिरते गिरते बॉडी इस पोजीशन पे आई। दिस इज द सेम बॉडी, लेट दिस पोजीशन नेम बी बी। ठीक है, और ये ऊपर से कितना डिस्टेंस चला, मान लेते हैं कि ऊपर से x डिस्टेंस गिर गया। सी x मैंने मार्क किया x। तो अभी उसकी जमीन से हाइट अबव द ग्राउंड कितनी है? व्हाट इज द हाइट अबव द ग्राउंड? इट इज h माइनस x। डू यू एग्री? h माइनस x। ठीक है, मैं बिकॉज x डिस्टेंस वो कवर कर लिया है टोटल h में से, तो अभी बचा हुआ है h माइनस x। वेरी सिंपल। नाउ द सेम बॉडी हैज जस्ट कम एंड टच द ग्राउंड। ये पोजीशन लास्ट वाला पोजीशन सी है, पोजीशन सी। तो ये हर एक पोजीशन पर हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे सेम आता है कि नहीं आता है। ठीक है, नाउ इस बॉडी का मास मान लेते हैं m है। तो चलो हम लिखते हैं लेट द बॉडी
लेट अ बॉडी ऑफ मास m, इस बॉडी का मास कितना है, m है, ये हमने मान लिया। लेट अ बॉडी ऑफ मास m, ये गिर रहा है फ्रीली, फॉलिंग हो रही है इसमें, बी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी from height h above the ground. ठीक है, सिंपल है, h हाइट से वो गिर रहा है। अब हम हर एक पॉइंट पे कंसीडर करेंगे, एट पोजीशन ए या फिर एट पॉइंट ए, पोजीशन ए या पॉइंट ए जो भी कहो, उसमें उस स्थिति में क्या क्या हो रही है वो हम देखेंगे। इस पोजीशन ए में हाइट अबव द ग्राउंड कितनी है बॉडी की, हाइट अबव द ग्राउंड h है, क्लियरली दिख रहा है h हाइट पर है। इस स्थिति में वेलोसिटी कितनी है बॉडी की, v कितनी है, वो है 0। वेलोसिटी बिल्कुल 0 है क्योंकि बॉडी रेस्ट में है। तो अभी हम पोटेंशियल एनर्जी अगर कैलकुलेट करें u की वैल्यू, तो u होता है mgh, मतलब मास इनटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट अबव द ग्राउंड। हाइट अबव द ग्राउंड h है, तो h हमने लिख दिया, तो ये हो गया mgh। अगर हम काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे कंसीडर करें तो वो होता है हाफ m v स्क्वायर, v की वैल्यू हमारी 0 है, सो हाफ इंटू m इंटू 0 स्क्वायर। हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिखते हैं 0 यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी हमारा 0 हो गया है, ब्रैकेट में लिख देंगे सिंस वेलोसिटी इज 0, हाफ इंटू m इंटू 0 स्क्वायर इज 0, तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया 0। अब हम अगर निकालें टोटल एनर्जी इस पॉइंट पे, टोटल एनर्जी, तो वो हो जाएगी u प्लस के या फिर k प्लस यू, इस पे लिखो, दैट इज mgh प्लस 0, दैट इज mgh। ओके, मेक इट इक्वेशन 1। तो हमारा पोजीशन A पर टोटल एनर्जी आ गया mgh। अब हम पोजीशन B पर चलेंगे, एट पोजीशन B, यहाँ पे भी टोटल एनर्जी mgh ही आना चाहिए, आएगा कि नहीं आएगा देखते हैं। एट पोजीशन B, पोजीशन B पर चलते हैं, तो बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी when it is at position B? Look at the diagram and think, what is the distance covered by the body, or how much distance the body has covered when it has reached position B? कितना वो distance चल लिया, वो तो x distance गिर गया ना, x distance उसने cover कर लिया। I'm not talking about the height above the ground, I'm talking about the distance which the body has covered after reaching position B। जब वो position B पर आ गया है, उसने x distance फॉल कर लिया है, तो फॉल जब x डिस्टेंस कर लिया है, अब उसकी वेलोसिटी हो गई है, मान लेते हैं v1। इस पोजीशन पे उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी जरूर है, तो लेट अस टेक द वेरिएबल v1। तो वही मैं लिखने वाला हूं कि पोजीशन B पर उसकी वेलोसिटी v1 हो गई है, और उसने कितना डिस्टेंस चल लिया है, उसने x डिस्टेंस चल लिया है, चल लिया मींस गिर लिया है। सो लेट v1 बी द velocity acquired by the body at B after falling a distance x डिस्टेंस चलने के बाद वो गिरा। हमने क्लास 9th पे एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, वी नो दिस फॉर्मूला, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, याद है 9th में पढ़े थे हमने। तो v का मतलब जो वेलोसिटी अभी बॉडी की है, फाइनल वेलोसिटी, तो इस पोजीशन में इसकी फाइनल वेलोसिटी तो v1 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया v1 स्क्वायर। v के जगह मैंने v1 लिख दिया क्योंकि उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी अभी v1 है। u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की कितनी थी, 0 थी, क्योंकि वो जब पोजीशन A में था तब उसकी वेलोसिटी 0 थी, सो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो 0 स्क्वायर इज 0 प्लस 2g। अब a की जगह मैं g लिख दूंगा क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट हो रही है, सो a is g and s means distance covered by the body। कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, x, तो मैं s की जगह x लिख दिया। इसको मैं लिख सकता हूँ v1 स्क्वायर जो आ गया वो अब हो गया हमारा 2gx, 0 प्लस 2gx मतलब 2gx। ठीक है, अच्छी बात है। अब हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर, लेकिन v मतलब
जो भी यहाँ पे वेलोसिटी है, इधर तो वेलोसिटी v1 है, तो मैं v की जगह v1 लिखा, v1 स्क्वायर लिख दिया। इन द नेक्स्ट स्टेप हाफ इंटू m, जैसा है वैसा लिखता हूँ, हाफ इंटू m। अच्छा, v1 स्क्वायर का वैल्यू तो हमने अभी अभी निकाला, v1 स्क्वायर का मतलब हमने लिखा है 2gx, तो इन प्लेस ऑफ v1 स्क्वायर आई एम राइटिंग 2gx लिख सकता हूँ। 2 2 कट गया, वी आर लेफ्ट विथ mgx। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी आ गया, मतलब बॉडी का काइनेटिक एनर्जी आ गया पोजीशन बी में mgx। अब इसी पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है mgh पे, तो m पे डिपेंड करता है, g पे डिपेंड करता है, h पे। h का मतलब, सिंबल में h का मतलब है हाइट अबव द ग्राउंड, तो हम यहाँ h नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हाइट अबव द ग्राउंड कितनी है, फिगर में देख के बताओ। पोजीशन बी पर जब है, हाइट अबव द ग्राउंड कितनी है, हाइट अबव द ग्राउंड तो h माइनस एक्स है ना, यहाँ देखो। तो यहाँ h के जगह पे हम h माइनस एक्स लिखेंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में जो h है वो h रिप्रेजेंट करता है हाइट अबव द ग्राउंड, सो इन दिस केस इट इज h माइनस एक्स। तो इस ब्रैकेट को मैं अब इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, एम जी एच ब्रैकेट खोल दिया माइनस एम जी एक्स, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं इस साइड बना रहा हूँ। अब मुझे निकालना है टोटल एनर्जी। हमें U भी पता चल गया, हमें K भी पता चल गया। सो टोटल एनर्जी होगी U प्लस K। U की वैल्यू हमने अभी अभी निकाला, mgh माइनस mgx लिख देता हूँ, mgh माइनस mgx। इसके साथ ऐड करूंगा K की वैल्यू, K की वैल्यू हमने निकाल ली है mgx, तो mgx प्लस mgx माइनस mgx कट गया, वी आर लेफ्ट विथ mgh। वाह, इक्वेशन 2। हमें टोटल एनर्जी इधर भी mgh मिला, पहले वाले में भी टोटल एनर्जी mgh मिला था। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब हम बात करेंगे पोजीशन सी पर उसकी क्या टोटल एनर्जी होगी, पोजीशन सी पर। ठीक है, तो चलो चलते हैं पोजीशन सी। पोजीशन सी को थोड़ा अच्छे से यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ। पोजीशन सी में देखो, बॉडी ने आके जमीन को जस्ट टच किया हुआ है, लेकिन उसकी वेलोसिटी अभी भी जीरो नहीं हुई है। दिस इज द पोजीशन, इट हैज जस्ट टच द ग्राउंड, तो इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। लेट द वेलोसिटी बी v2। जैसे पोजीशन बी पे उसकी वेलोसिटी v1 था, अभी पोजीशन सी पे उसकी वेलोसिटी है v2, और उसने अभी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है, हाउ मच डिस्टेंस द बॉडी हैज कवर्ड आफ्टर रीचिंग पॉइंट सी। ऑब्वियसली उसने ये पूरा डिस्टेंस कवर किया हुआ है, मींस h डिस्टेंस कवर किया हुआ है। h डिस्टेंस, डू यू ऑल एग्री? पूरा h डिस्टेंस ऊपर से नीचे गिरा, तब मतलब उसकी डिस्टेंस ट्रैवल्ड है h, और तब जाके वो पोजीशन सी पर आया। तो वी कैन जस्ट एडिट दिस वेरी सेंटेंस इटसेल्फ। तो मैं इसी सेंटेंस को एडिट करता हूँ, मैं दूसरे पेज में जाके एडिट करता हूँ, लिखता हूँ इसी चीज को। एट पोजीशन सी की मैं बात कर रहा हूँ, तो पोजीशन सी पे उसकी वेलोसिटी होगी v2। लेट v2 बी द वेलोसिटी acquired by the body at C after falling through a distance। कितना डिस्टेंस फॉल किया है? पिछला बार मैंने लिखा था आफ्टर फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस x, अभी वो x नहीं, अभी तो पूरा h डिस्टेंस फॉल किया है ऊपर से नीचे तक। आफ्टर फॉलिंग अ डिस्टेंस, फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस h लिखना जरूरी। तो इस केस में मैं फिर से वो फॉर्मूला यूज करूंगा, वी नो, जो बचपन में हमने पढ़ा था, बचपन में नहीं पढ़ा था, मैंने बचपन में पढ़ा था, तुम लोग 9th में पढ़े हो। वी नो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g2as, ये हमने पढ़ा था। तो v स्क्वायर की जगह लिखूंगा इस बार v2 स्क्वायर, क्योंकि हमारा फाइनल वेलोसिटी अभी v2 है। u का वैल्यू तो जीरो ही होगा, रेस्ट से वो गिर रहा है 2g। अब s की जगह पे मतलब डिस्टेंस कवर्ड इज h, 2gh। तो हमारा जो v2 स्क्वायर है वो 2gh हो गया है। अब हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर, v की जगह लिखूंगा v2 स्क्वायर। अब ये जो v2 स्क्वायर का वैल्यू हमने निकाला 2gh, वो मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, सो हाफ m इंटू 2gh। सो इन प्लेस ऑफ v2 स्क्वायर आई हैव रिटन 2gh, 2 2 कट गया, वी आर लेफ्ट विथ mgh। सो काइनेटिक एनर्जी mgh आ गया। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जीरो। क्यों जीरो होगी? क्योंकि हाइट अबव द ग्राउंड जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी mgh पे डिपेंड करता है, h मींस हाइट अबव द ग्राउंड। इस पोजीशन पे उसकी कोई हाइट नहीं है, इसलिए mgh जीरो है। तो लिखेंगे mg u इज जीरो सिंस
height above the ground is 0. सिंपल सा। तो टोटल एनर्जी तुम लोग समझ गए हो, टोटल एनर्जी अभी भी mgh आएगी। अगर मैं u प्लस के किया तो 0, ये 0 और ये mgh, 0 प्लस mgh विल गिव यू mgh। दिस इज इक्वेशन 3। तो हमने देखा हमने क्या किया, हमने इस केस में भी mgh आया पोजीशन ए में, पोजीशन बी में भी mgh आया, और लास्ट जब वो ग्राउंड को टच के mgh ही आया। सो हमने थियोरेटिकली इसे प्रूव कर दिया है कि टोटल एनर्जी तो हमेशा ही सेम रहती है। अभी इतना लिखने के बाद एक फाइनली हमें एक लास्ट लाइन लिखना है हमें एग्जाम में। ये डेरिवेशन पूरा आता है एग्जाम में एज इट इज, मैंने जो डायग्राम बनाया, डेरिवेशन किया तीनों पोजीशंस पे, ये सब तुम्हें शो करना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट हैज बीन रिपीटेडली आस्क्ड। इसके बाद लास्ट में एक सेंटेंस लिखना है, thus from equations, कौन कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 and equation 3, we note that, हमने क्या नोट किया, we note that the total mechanical energy, the total mechanical energy always remains constant, always remains constant। इसी को हम कहते हैं conserved, always remains constant, conserved। तो क्वेश्चन कई बार अलग अलग लैंग्वेज में आ सकता है कि थियोरेटिकली प्रूव करो k plus u is equal to constant, जो मैंने अभी अभी हेडिंग में लिखा था। They may also ask you verify or derive theoretically that for a freely falling body the total mechanical energy is always conserved। तो भी तुम्हें यही डेरिवेशन करनी है। So in different languages they can ask, you have to do this derivation itself। Okay, so in this video आज यहीं तक करते हैं, इसके बाद हम फिर मिलेंगे आगे वीडियोस में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे माय डियर स्टूडेंट्स।